नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? तमिलनाडु के टूटिकोरिन से एक काफ़ी दुखद घटना सामने आई। दो ट्रेडर्स आपस में फादर एंड सन, नाम जयराज एंड बेनिक्स, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप क्या था? आरोप ये था कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में जिस तय सीमा में इनको अपनी दुकान बंद करनी थी उस तय सीमा के अंदर इन्होंने अपनी दुकान बंद नहीं की। इस आरोप में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। देखो, ये अपराध था, लेकिन पुलिस ने इनके साथ जो किया वो अनइमेजिनेबल है। इनको मारा पीटा गया बहुत बुरी तरह से। इन दोनों ट्रेडर्स की डेथ हो गई। इसके बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा ये मांग की जाने लगी हमारे देश में अर्जेंट पुलिस रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे यूएसए में हुई जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग की घटना से भी कंपेयर किया। जैसा आपको पता है, यूएसए में जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने मार दिया था, उसके बाद अनरेस्ट पैदा हो गया यूएसए में। देखो, ये बात सच है, कस्टोडियल डेथ की कोई ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पुलिस कस्टडी में काफ़ी सारे लोग ही डेथ्स हो चुकी हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमारे देश में कोई कानून है, क्या कोई गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है कस्टोडियल डेथ या फिर कस्टडी में टॉर्चर को अवॉइड करने के लिए? इसका आंसर है यस। पुलिस कस्टडी में टॉर्चर को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 1996 में 11 गाइडलाइंस दी थी। इस केस को डीके बसु जजमेंट के नाम से जाना जाता है। पूरा केस था क्या? 1986 के आसपास वेस्ट बंगाल के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर सेंड किया था। आरोप लगाया था वेस्ट बंगाल में पुलिस लॉकअप में एट्रोसिटीज की काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, आप इसका संज्ञान लीजिए। पुलिस ने एनजीओ के इस लेटर को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बदल दिया था। कई सालों तक सुनवाई होती रही और अंत में 1996 में फैसला आया इस इशू पर। 11 गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी पुलिस के द्वारा एट्रोसिटीज और टॉर्चर को अवॉइड करने के लिए। ये गाइडलाइंस इस प्रकार से हैं, जैसे देखो, पुलिस ऑफिशियल्स जब अरेस्ट करने के लिए जाएंगे किसी पर्सन को तो उनके वर्दी पर प्रॉपर टैग होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ताकि आसानी से उन पुलिस ऑफिशियल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। अरेस्ट करते वक्त किसी पर्सन को मेमो तैयार करना जरूरी है, मतलब हम इस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, ये लोकेशन है, ये डेट है, ये टाइम है। इस प्रकार का मेमो पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा तैयार करना होगा और अरेस्ट करने के बाद उस मेमो को साइन करवाना होगा किसी विटनेस से और अटेस्ट करना होगा उस पर्सन को भी जिसको गिरफ्तार किया गया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी इन 11 गाइडलाइंस में, जैसे जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने फैमिली मेंबर को सूचित कर सके कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को ये भी बताना होगा कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो अभी कहाँ पर है, कब उसे अरेस्ट किया गया। इसके अलावा देखो, जहाँ पर अरेस्ट किए गए पर्सन को डिटेंशन में रखा गया है वहाँ पर एक डायरी मेंटेन की जाए और डायरी में सारी डिटेल्स हों। जिस पर्सन को अरेस्ट करके लाया गया है उसको अरेस्ट करने कौन कौन से पुलिस ऑफिशियल्स गए, उन सबकी डिटेल्स, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का कौन सा माध्यम अपनाया, ये सब चीज़ें। और ये सारी डिटेल्स अगर अरेस्ट किया गया पर्सन डिमांड करता है तो उसके साथ भी शेयर की जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अरेस्ट करते वक्त अगर वो पर्सन डिमांड करता है कि मेरा मेडिकल चेकअप होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि पहले से कोई माइनर या फिर मेजर इंजरी है उसका पता लग सके, तो पुलिस इससे इनकार नहीं कर सकती। और देखो, पुलिस कस्टडी में रेगुलरली 48 आवर्स के बाद मेडिकल चेकअप होना चाहिए ताकि पुलिस एट्रोसिटीज़ का पता लग सके। नेक्स्ट, सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग
पर्सन को अरेस्ट करते वक्त जो मेमो प्रिपेयर किया गया था, ये सारी डिटेल्स लोकल एरिया मजिस्ट्रेट को भेजी जाएं। इसके बाद जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको अपने वकील से मिलने का अधिकार है और इंटेरोगेशन के दौरान वो वकील मौजूद रह सकता है वहाँ पर। सबसे लास्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम होगा और उस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के द्वारा कि जब भी किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये सारी डिटेल्स लोकल पुलिस स्टेशन उस कंट्रोल रूम को भेजेगा। तो गाइडलाइंस देखो ये डीके बसु जजमेंट की काफ़ी सही हैं, बट दिक्कत ये है कि पुलिस इनको फॉलो नहीं करती, कंप्लायंस काफ़ी वीक है और डेटरेंस नहीं है। होना तो ये चाहिए ना कि पुलिस इन गाइडलाइंस को फॉलो अगर नहीं करती है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी इसी केस में मान लीजिए तमिलनाडु पुलिस का कहना है ये जो गाइडलाइंस हैं हम पे लागू नहीं होती क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर चुके थे, तो वो लोग जुडिशियल कस्टडी में थे, मतलब जज के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कस्टडी का, ना कि पुलिस कस्टडी में। देखो जब तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है आरोपियों को, उन पर्सन्स को जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो पुलिस कस्टडी में होते हैं और जज अगर आदेश देता है कि इनको 3 दिन की कस्टडी में रखा जा सकता है तो वो जुडिशियल कस्टडी में आ जाते हैं। तो तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि ये लोग जुडिशियल कस्टडी में थे और डीके बसु गाइडलाइंस सिर्फ पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेबल हैं। राइटर कहते हैं ये अपने आप में हास्यास्पद है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कैटेगराइज नहीं किया था। ये जो गाइडलाइंस हैं सिर्फ पुलिस कस्टडी के लिए हैं, जुडिशियल कस्टडी के लिए नहीं हैं। तो अपने हिसाब से डीके बसु जजमेंट को इंटरप्रेट कर रही है तमिलनाडु की पुलिस। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो 1996 में आई थी डीके बसु जजमेंट, 11 गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी 1996 से लेकर 2015 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी से संबंधित पुलिस टॉर्चर को अवॉइड करने के लिए काफ़ी सारी और गाइडलाइंस भी दी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सभी स्टेट्स में जल्द से जल्द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस इस्टाब्लिश किए जाएं और जहां पे इस्टाब्लिश हो गए हैं ये कमीशंस वहां पर वैकेंसीज को जल्द से जल्द फिल किया जाए। देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट में साफ तौर पे ये प्रावधान था कि हर एक स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टाब्लिश किया जाए, बट इसको विभिन्न स्टेट्स के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जल्द से जल्द इस एक्ट के सेक्शन 30 को इंप्लीमेंट किया जाए, हर एक स्टेट में ह्यूमन राइट कमीशन इस्टाब्लिश किया जाए और वैकेंसीज को फिल किया जाए। नेक्स्ट गाइडलाइन, सभी जेलों में 1 साल के अंदर अंदर सीसीटीवी कैमराज इस्टाब्लिश किए जाएं। लास्ट में समय समय पर नॉन ऑफिशियल विजिटर्स जो हैं वो भी पुलिस स्टेशन में प्रिजन्स में जाएं, सरप्राइज चेक करें और उन्हें अगर कुछ कमियां मिलती हैं तो उसे वो हाईलाइट करें, उजागर करें। तो ये कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी वेरियस जजमेंट्स में, खास करके 2 जजमेंट्स 2001 में और 1 जजमेंट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी पुलिस टॉर्चर को अवॉइड करने के लिए। राइटर के द्वारा कहा जाता है बट देखो प्रॉब्लम यही है इनको अच्छे ढंग से कंप्लाई नहीं किया जाता। इसी केस की बात कर लीजिए, अब जेल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे लेकिन उनकी फुटेज को पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा डिलीट कर दिया गया। अब देखो होना तो ये चाहिए क्योंकि उन्हीं पुलिस ऑफिशियल्स की आपको सुपरविजन करनी है तो उनको मौका ही ना मिले, मतलब उनके पास ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि वो फुटेज को डिलीट कर सकें। सेंट्रलाइज्ड सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि लोकल ऑफिशियल्स चाहकर भी उस फुटेज को डिलीट ना कर सकें। इवन देखो जो पुलिस ऑफिशियल्स टॉर्चर के दोषी पाए जाते हैं उनकी कन्विक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इससे डेटरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। अगर दोषी पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होती है, उनका कन्विक्शन होता है, तो बाकी पुलिस ऑफिशियल्स में भी सीधा सीधा एक सिग्नल जाता है कि भैया आप ऐसा काम मत कीजिए, सज़ा होगी, जल्द से जल्द होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सजेशन ये देते हैं राइटर, डीके बसु जजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है इसकी मॉनिटरिंग की जाए
इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी इंडिविजुअल्स के द्वारा हर एक लेवल पर और कोर्ट के सुपरविजन में, ताकि ऐसी घटनाओं को फ्यूचर में अवॉइड किया जा सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।